इस वीडियो के थ्रू आपके 2 मार्क्स प्रीलिम्स में गारंटीड हो सकते हैं अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो इस वीडियो के थ्रू हम जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं अभी तक वो सब देखने वाले हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले। और इनमें से आपको पता है कि हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो वो आप गारंटी कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। इससे क्या होता है कि 9th शेड्यूल जुड़ता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 9th शेड्यूल जुड़ता है, आर्टिकल 19 में भी अमेंडमेंट होता है, वहाँ पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जोड़े जाते हैं और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बनाए जाते हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसकी बात करता है? 9th शेड्यूल ऐड होता है, 19th आर्टिकल में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जोड़े जाते हैं और स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाते हैं SC BCs के लिए। उसके बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1956 में। इसके थ्रू कॉमन हाई कोर्ट्स बनाए जाते हैं 2 या उससे ज़्यादा स्टेट्स के लिए। तो कॉमन हाई कोर्ट्स 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए कौन से अमेंडमेंट से? 7th अमेंडमेंट से। इसी अमेंडमेंट से आर्टिकल 350B भी इंट्रोड्यूस होता है, जो कि इस बार UPPCS में आया था। तो इस आर्टिकल के थ्रू स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ बनाए जाते हैं। ठीक है, तो 7th अमेंडमेंट, कॉमन हाई कोर्ट एंड आर्टिकल 350B। नेक्स्ट आर्टिकल है जो इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट, वो है 19th अमेंडमेंट एक्ट। इससे इससे क्या होता है कि जो पावर होती है इलेक्शन पटिशन्स को हियर करने की, वो किसको दी जाती है? हाई कोर्ट की। इससे पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को दी जाती थी और ये पावर फिर उनसे हटा के हाई कोर्ट को दी जाती है 19th अमेंडमेंट के थ्रू। उसके बाद इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आता है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, इससे क्या होता है कि इससे पार्लियामेंट को पावर दी जाती है कि इट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है केशवानंद भारती केस से पहले लड़ाई चल रही थी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। ठीक है, ये लड़ाई जो है उसी का कल्मिनेशन है अमेंडमेंट 24th। तो इससे क्या है कि पार्लियामेंट को पावर दी गई टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद एक और इसमें प्रोविजन जोड़ा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स हैं उसको प्रेसिडेंट जो है वो मैंडेटरी असेंट देगा। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट उसको असेंट देगा। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, असेंट देना ही पड़ेगा और अभी भी ये चल रहा है। उसके बाद है 25th अमेंडमेंट एक्ट। इससे जो राइट टू प्रॉपर्टी है हमारा, ठीक है, आर्टिकल 19 के अंदर जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसे कर्टेल कर दिया गया। ये याद रखिए, इससे हटाया नहीं गया था, बस कर्टेल कर दिया गया था। उसके बाद आता है 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इससे क्या होता है कि डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इज़ नॉन जस्टिसेबल। ठीक है, कोई अगर इमरजेंसी प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दी है या कोई ऑर्डिनेंस पास कर दिया प्रेसिडेंट ने, तो वो नॉन जस्टिसेबल है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1976 से। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। सबसे पहला है कि प्रियम्बल अमेंड हुआ और इससे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड्स ऐड होते हैं प्रियम्बल में। ठीक है, इससे पहले ये 3 वर्ड्स नहीं थे। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड होता है इसमें पार्ट 4A के अंदर, पूरा एक चैप्टर ही ऐड हो जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। उसके बाद एक और इसमें प्रोविजन ऐड किया जाता है पार्ट 14A, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, आप इसमें बताइएगा आर्टिकल क्या है। 320 से बड़ा है और 330 से छोटा है, बताइए इसके बीच में एक आर्टिकल है, सोच लिया? मैं बताता हूँ, 323A है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट बाउंड बाय कैबिनेट एडवाइस। जो भी कैबिनेट एडवाइस देगी ना प्रेसिडेंट को, वो माननी पड़ेगी। ये इसी अमेंडमेंट से हुआ था, 42nd अमेंडमेंट से। उसके बाद आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 48A, ये 3 नए आर्टिकल्स भी ऐड होते हैं किससे? 42nd अमेंडमेंट से। तो बताइए 39A किससे है, 43A किससे है और 48A क्या है? सोच लिया? 39A जो है वो किसके बारे में बात करता है? फ्री लीगल एड के बारे में। 43A इंडस्ट्रीज़ के लिए और 48A एनवायरनमेंट के लिए है। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन, फॉरेस्ट और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये किस लिस्ट में डाल दिए गए थे? कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए गए थे। ये सब होता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। नेक्स्ट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो इससे पहले देखा था आपने 42nd अमेंडमेंट में कि प्रेसिडेंट वॉज बाउंड बाय एडवाइस ऑफ कैबिनेट, जो कैबिनेट बोलेगा वही करेगा। लेकिन 44th अमेंडमेंट से थोड़ा लीवे दिया गया और प्रेसिडेंट को बोला गया कि फर्स्ट इंस्टेंस में प्रेसिडेंट उस एडवाइस को सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, सस्पेंसिव वीटो दिया गया। लेकिन अगर दोबारा वही एडवाइस गई प्रेसिडेंट में तो प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना पड़ेगा। ये था। नेक्स्ट है कुछ आर्टिकल में इमरजेंसी में अमेंडमेंट हुए कि जो वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसको रिप्लेस कर दिया गया आर्म्ड रेबेलियन से। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो इमरजेंसी होगी वो रिटर्न रिकमेंडेशन की होगी, किसकी? कैबिनेट जो है वो लिखित में देगा तभी इमरजेंसी लगेगी। ठीक है, और इसी 44th अमेंडमेंट के थ्रू ही
राइट टू प्रॉपर्टी है जो हमारा, वो उसे डिलीट कर दिया गया था और उसे आर्टिकल किस में डाला गया है, 300A के अंदर। एक क्वेश्चन आया है ना कि राइट टू प्रॉपर्टी, PYQ है UPSC का, कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, एक लीगल राइट है, ये क्या है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है। नेक्स्ट आता है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। इससे डिसक्वालिफिकेशन वाले प्रोविजंस ऐड किए गए हैं, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ इसी के अंदर है और यहाँ से 10th शेड्यूल ऐड होता है जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। उसके बाद आता है 61st अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989। यहाँ क्या होती है, पहले वोटिंग एज 21 ईयर्स हुआ करती थी, इसे घटा के 18 ईयर्स कर देते हैं। किस अमेंडमेंट से, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। उसके बाद आता है 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990। इससे एक बॉडी बनती है जिसका नाम होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ये दोनों एक ही कमीशन थी, ठीक है, अलग अलग नहीं है। ये आगे चल के बाइफरकेट होंगी लेकिन अभी एक ही थी। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स होते हैं बैक टू बैक, 73rd एंड 74th। 73rd से कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिलता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। यहाँ पार्ट 9 भी जुड़ता है और शेड्यूल 11 आता है जिसके अंदर 29 आइटम्स हैं। किससे रिलेटेड है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। उसके बाद है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। इससे कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया जाता है म्यूनिसिपैलिटीज़ को। पार्ट 9A ऐड होता है और शेड्यूल 12 भी ऐड होता है जिसमें 18 आइटम्स हैं। 73rd से जो आइटम्स ऐड हुए थे शेड्यूल 11 के अंदर वो 29 थे। 74 से जो होते हैं शेड्यूल 12 के अंदर वो हैं कितने, 18 है। उसके बाद आता है 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि है एजुकेशन से रिलेटेड। इससे जो आर्टिकल्स ऐड होते हैं वो आर्टिकल 21A, 45 और 51A के, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है, ये DPSP में ऐड होता है और ये फंडामेंटल राइट में। अभी आप खुद से याद करिए कि 21A क्या है, आर्टिकल 45 क्या है और 51A क्या है, ठीक है। ये मैं नहीं बताऊंगा, खुद याद करना है आपको। उसके बाद अमेंडमेंट 89th 2003। इससे क्या होता है, आपने पीछे देखा था ये वाला, कहाँ गया ये 65th अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ये बनी थी ना। अब 89th अमेंडमेंट के थ्रू ये बाइफरकेट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये अलग अलग हो जाएंगी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब 338 एंड 338A। ये दो आर्टिकल के थ्रू अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। उसके बाद आता है 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसमें क्या बोलता है कि जो टोटल मिनिस्टर्स होंगे इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर वो कितने होंगे लोकसभा में, वो लोकसभा नहीं, पार्लियामेंट में कितने होंगे, वो होंगे 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो 15% ऑफ जितनी भी स्ट्रेंथ है लोकसभा की उसके बराबर होंगे क्या, मिनिस्टर्स, ठीक है। उसके बाद इसमें बोला गया कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है, जो भी मिनिस्टर एंटी डिस्क्वालिफिकेशन लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई होगा, ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड टू बिकम अ मिनिस्टर, वो मिनिस्टर भी नहीं रहेगा। उसके बाद आता है 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। इससे कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को और जो आर्टिकल्स इससे ऐड होते हैं वो है आर्टिकल 19 में अमेंडमेंट हुआ, यहाँ पर एक आर्टिकल ऐड हुआ 43B एंड एक शेड्यूल ऐड होता है जिसका नाम है पार्ट ऐड होता है पार्ट 9B। पार्ट 9A किससे रिलेटेड है और पार्ट 9B किससे रिलेटेड है, पार्ट 9A और पार्ट 9, ठीक है, आपको बताना है ये। उसके बाद होता है 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि आजकल पॉपकॉर्न पे भी लग रहा है, ठीक है। तो GST किससे ऐड हुआ था, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। उसके बाद 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बनती है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, NCBC, ठीक है। इससे भी इस बार UP PCS में क्वेश्चन था, ठीक है, आर्टिकल 340 से रिलेटेड। और उसके बाद आता है 104th अमेंडमेंट एक्ट जो कि एंग्लो इंडियंस के लिए जो रिजर्वेशन था उसको रिमूव कर देता है। उसके बाद आता है 105th अमेंडमेंट एक्ट, इट रिस्टोर्ड द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज टू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। और अभी लास्ट में सबसे लेटेस्ट है 106th, जिसने विमेन के 1/3 रिजर्वेशन दिया है इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड NCT मतलब दिल्ली, ठीक है। तो 106 किससे रिलेटेड है, वीमेन रिजर्वेशन से, ठीक है। तो ये इतने सारे अमेंडमेंट्स हैं, सारे करा दिए मैंने जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए और लक्ष्मीकांत से एक बार पढ़ भी लीजिए सारे अमेंडमेंट्स। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।